पर चल रही वीडियो लेक्चर सीरीज़ के इस तीसरे भाग में हम इस टॉपिक को कवर करने की कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में चर्चा चल रही थी समाज एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को देखने के रूप में अब हम भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के अन्य कारणों पर चर्चा करेंगे। अगला जो कारण है राष्ट्रवाद के उभरने का वह है जातीय भेदभाव। ब्रिटिश सरकार एवं अंग्रेज़ों की जातीय भेद की नीति के कारण भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा की भावना उभरने लगी। आपको ध्यान है महात्मा गांधी के साथ जो फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उनको ट्रेन से उतारने की घटना घटी, वो क्या थी? वो जातीय भेदभाव का ही एक रूप थी कि आप कितने ही पढ़े लिखे हों, लेकिन अगर आपका रंग काला है, आप भारतीय हैं, तो आपको समान अवसर नहीं मिलेंगे। हर स्थान पर, चाहे भारतीय सिविल सर्विसेज हो, वहाँ पर भी भारतीयों को समान अवसर नहीं मिलते थे। योग्य होने के बावजूद भी वे भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की परीक्षा नहीं दे पाते थे। स्थान स्थान पर भारतीयों को अंग्रेज़ों के समक्ष रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद, इन सब का सामना करना पड़ता था। कई सारे ब्रिटिश रेस्टोरेंट थे यहाँ पर भारत में, जहाँ बोर्ड लगे होते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो जो इस तरह की चीज़ें थीं वो पढ़े लिखे भारतीयों को नागवार गुजरती थीं और उनकी आत्मसम्मान की भावना उभरने लगती थी। कई बार देखने में आता था कि रेल के एक ही डिब्बे में अंग्रेज़ भारतीयों को अपने साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं देते थे। भारतीय लोग यूरोपीय लोगों के क्लब में नहीं जा सकते थे, भले ही वे कितने ही सुशिक्षित, कितने ही धनवान हों, लेकिन उन्हें इस जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इस तरह की घटनाएं और फिर समाचार पत्रों के माध्यम से इस तरह की घटनाओं का प्रचार प्रसार भारतीयों के मन में आत्मसम्मान की भावना लाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी था और इस तरह से जातीय भेदभाव भी भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण बना। फिर है आधुनिक शिक्षा का प्रचलन। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में सहायता मिली। इससे भारतीय राजनीतिक सोच को एक नई दिशा मिल गई। सर चार्ल्स ई ट्रेवेलियन, टी.बी. मैकॉले और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब सन 1835 में 1835 में देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश किया, तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था। जब ट्रेवेलियन से पूछा गया कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारत में अंग्रेजी राज्य के बने रहने पर क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, तो उन्होंने लॉर्ड्स सभा, इंग्लैंड में है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ लॉर्ड सभा की भारतीय समिति के सम्मुख कहा, भारत में अंग्रेजी राज सदैव नहीं बना रह सकता। इसका एक न एक दिन अंत होना परमावश्यक है। या तो उन भारतीय लोगों के हाथों जो राजनीतिक परिवर्तन के आदर्श को मानते हैं, या उन लोगों के हाथों जो अंग्रेजी पढ़ लिख जाएंगे और राजनीतिक परिवर्तन के अंग्रेजी आदर्श को मानने लगेंगे। यदि यह ऊपर कथित लोगों के हाथों होगा तो इसमें बहुत समय लगेगा और भारत तथा अंग्रेज़ों के संबंधों को तोड़ना न तो इतना हिंसात्मक होगा और न ही अंग्रेज़ों के लिए इतना हानिकारक, क्योंकि सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध बने रहेंगे। 1835 में ट्रेवेलियन ने इस कथन के माध्यम से ये बात समझा दी है कि अगर अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोग, पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग ब्रिटिश शासन को भारत से हटाएंगे तो वो ज़्यादा हिंसात्मक भी नहीं होगा और नुकसानदेह भी नहीं होगा, क्योंकि भले ही ब्रिटिश राज भारत में समाप्त हो जाए, लेकिन व्यापारिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध बने रहेंगे और वो आज भी बने हुए हैं। ठीक है। इसी तरह से लॉर्ड मैकाले ने एक अन्य बात कही।
उन्होंने 1833 में अपने भाषण में कहा कि ये संभव है कि भारतीय सर्वसाधारण मत हमारी प्रणाली के अधीन विकसित हो जाए और हमारी प्रणाली से भी आगे निकल जाए, अर्थात हम अपने उत्तम प्रशासन के फलस्वरूप अपनी प्रजा से को अधिक अच्छा प्रशासन करने के योग्य बना दें, अर्थात वे लोग यूरोपीय भाषा में शिक्षित होकर किसी भविष्य काल में यूरोपीय संस्थाओं की मांग करें। मतलब जब ये लोग निर्धारण कर रहे हैं ना 1835 में भारत के लिए पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का, उसी समय वे लोग ये समझ गए हैं कि भविष्य में पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीय लोग पाश्चात्य शासन प्रणाली की भी मांग करेंगे, यूरोपीय संस्थाओं की भी मांग करेंगे। पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार हालांकि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था। भाई उनको पढ़े लिखे क्लर्क चाहिए थे, अंग्रेजी भाषा में शिक्षित लोग चाहिए थे इतने बड़े देश का शासन चलाने के लिए, परंतु वे इस नवशिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खोल गए। अब भारतीय लोग मिल्टन, शैली, बैंथम, मिल, स्पेंसर, रूसो जैसे यूरोपीय विद्वानों के उदार विचारों को पढ़ने और समझने लगे। उनमें स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, सुशासन की भावनाएं जागीं और उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य का विरोधाभास अखरने लगा। क्या विरोधाभास? कि ये लोग इतने प्रबुद्ध हैं, इतने उदारवादी विचारों से परिचित हैं, इनके यहाँ नए उदारवादी विचारों का विकास होता है, लेकिन ये हमारा भारत में ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास है और इस विरोधाभास ने भारतीय राष्ट्रवाद को बहुत उभारा। नए बुद्धिजीवी लोग प्राय कनिष्ठ प्रशासक, वकील, डॉक्टर, अध्यापक आदि थे। इनमें से कुछ लोगों ने इंग्लैंड में भी विद्या ग्रहण की थी। उन्होंने वहाँ अपनी आंखों से इन राजनीतिक संस्थाओं के प्रचलन को देखा था। वहाँ से लौटने पर उन्होंने ये अनुभव किया कि उनके मौलिक अधिकार शून्य के बराबर हैं और वातावरण में सिर्फ गुलामी ही गुलामी है। ये विलायत पास लोग जिनमें पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या सम्मिलित हो रही थी, ही भारत का मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग था। इस अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग ने जो कुछ न कुछ अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित था, यह अनुभव किया कि सन 1833 के चार्टर एक्ट और साम्राज्ञी विक्टोरिया की सन 1858 की घोषणा में दिए गए वचनों के बावजूद ऊंचे ऊंचे पदों के द्वार भारतीयों के लिए बंद ही थे। इस तथ्य के अनुभव करने से असंतोष बढ़ा और असंतोष संक्रामक था, एक जगह से दूसरी जगह फैलता था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मनमोहन घोष, लाल मोहन घोष, अरविंद घोष जैसे लोग राष्ट्रीय आंदोलन की ओर इसलिए आए क्योंकि उन्होंने देखा कि ऊंचे ऊंचे पदों के द्वार उनके लिए बंद थे। ये प्रज्ञावान और विद्वान लोग नवोदित राजनीतिक असंतोष का केंद्र बिंदु बने और समाज का यही वर्ग था जिसने भारतीय राजनीतिक संस्थाओं को नेतृत्व प्रदान किया। भारत के सभी भागों में अंग्रेजी भाषा के प्रसार और लोकप्रियता के कारण शिक्षित भारतीयों को यह एक संपर्क भाषा के रूप में मिल गई। भारत में अलग अलग भाषाएं प्रचलित थी, लेकिन अब अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से अंग्रेजी एक माध्यम भाषा बन गई। वे एक दूसरे से अपने विचारों को अवगत करा सकते थे, ऐसे सम्मेलनों में भाग ले सकते थे और वहाँ पर बात कर सकते थे अंग्रेजी में। प्राचीन काल में संस्कृत एक संपर्क भाषा की भूमिका निभाती थी, लेकिन 19वीं शताब्दी तक इसका ज्ञान और प्रयोग बहुत सीमित रह गया था। उस समय एक पंजाबी के लिए एक तमिल भाषी अथवा एक साधारण बंगाली के लिए मराठी भाषा भाषी से विचार विमर्श करना असंभव हो गया था। अब अंग्रेजी भाषा ने इन सबको एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसी भाषा की अनुपस्थिति में इस आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप नहीं मिल सकता था। इस तरह से आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी भाषा ने भारतीय राष्ट्रवाद को उभारा। फिर है लॉर्ड लिटन की नीतियाँ। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने राष्ट्र भावना को जगाने का कार्य किया। आईसीएस में भर्ती होने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया ताकि भारतीय शिक्षित युवा वर्ग परीक्षा ही ना दे सके, क्योंकि 19 वर्ष की आयु में इंग्लैंड जाके परीक्षा देना असंभव था। 1877 के भीषण काल के समय दिल्ली में एक भव्य दरबार लगाया गया और उसमें लाखों रुपए नष्ट हुए। ये एक ऐसा निंदनीय कार्य था जिस पर कि एक कलकत्ता के समाचार पत्र लेखक ने कहा, नीरो बांसुरी बजा रहा था जब रोम जल रहा था।
लिटन ने 2 अन्य अधिनियम, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम और भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित किए, जिससे जातीय कटुता बढ़ गई और जिसके फलस्वरूप भारत में अनेक राजनीतिक संस्थाएं बनी ताकि सरकार विरोधी आंदोलन चलाया जा सके। इस तरह लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भी भारतीय राष्ट्रवाद को उभारा। अगला है इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल पर हुए विवाद को लेकर भारतीय और ब्रिटिश पक्ष उत्तेजित हो उठे। बहुत समय तक यह उत्तेजना शांत नहीं हुई। लॉर्ड रिपन, जो कि एक उदारवादी वायसराय और गवर्नर जनरल थे, उनकी सरकार ने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच जातीय भेद पर आधारित न्यायिक असमर्थता समाप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अब भारतीय जज भी भारत में ब्रिटिश अपराधियों के केस सुन सकेंगे और निर्णय दे सकेंगे। इसी को इल्बर्ट बिल कहा जाता है। ये बिल पारित भी नहीं हुआ, कानून भी नहीं बना, लेकिन जैसे ही यह बिल लाया गया वैसे ही यूरोपीय लोगों ने इसके विरुद्ध इतना सशक्त आंदोलन चलाया, इतनी सशक्त प्रतिक्रिया की कि वायसराय को यह अधिनियम बदलना पड़ा। भारतीयों को इस झगड़े से भारतीयों की आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि जहां यूरोपीय लोगों के विशेषाधिकार का प्रश्न है, उन्हें कभी भी न्याय नहीं मिल सकता, और उन्होंने ये भी देखा कि संगठित आंदोलन का क्या प्रभाव होता है। इल्बर्ट बिल विवाद ने भारतीयों को संगठित राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। अगला जो कारण है राष्ट्रवाद के उभरने का, वो है विभिन्न संस्थाओं की स्थापना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस आदि ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई। ये सब राजनीतिक संस्थाओं के रूप में विकसित होने लगी और इन्होंने पूरे देश में राजनीतिक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के साथ भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों से संबंधित ये विषय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि इस विषय पर निबंधात्मक प्रश्न आने की संभावनाएं सदैव ही रहती हैं। होपफुली आपको ये विषय पसंद आया होगा। और 3rd ईयर के बच्चे तो अब 18 जनवरी से कॉलेज भी आ सकते हैं, तो आपकी जो भी क्वेरीज हो आप मुझसे मिलकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।